प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियाँ कम ही लिखी और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और अस्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी कहानी नारंगियाँ। उस दिन जब मोहल्ले वालों ने देखा कि हरसू ने मोहल्ले के बाहर की नाम को पक्की पर वास्तव में धूल भरी सड़क पर पुआल और बोरिए का टुकड़ा बिछाकर उस पर नारंगियाँ सजाकर दुकान कर ली है, तो सब के सब विस्मय से ताकते रह गए। हरसू और दुकान। जब से हरसू और परसू दोनों भाई अचानक आकर मोहल्ले के सिरे की पुरानी दीवार की एक मेहराब के नीचे घर बनाकर जम गए थे, तब से किसी ने उनको काम करते हुए या काम की तलाश भी करते हुए कभी नहीं देखा था। रिफ्यूजी दूसरे मोहल्लों की तरह इस मोहल्ले में भी अनेकों आए थे, लेकिन सभी बहुत जल्द इस कोशिश में जुट गए थे कि शरणार्थी न रहकर पुरुषार्थी कहलाने के अधिकारी हो जाएं। सभी ने कुछ न कुछ जुगत कर ली थी या गुजर बसर का कोई वसीला निकाल लिया था, लेकिन हरसू और परसू ज्यों के त्यों बने हुए थे। किसी ने उन्हें कभी भीख मांगते नहीं देखा, चोरी करते भी कम से कम देखा तो कभी नहीं। यद्यपि यह सब समझते थे कि दोनों भाई अगर कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ कमाते भी नहीं हैं, तो चोरी के बिना कैसे काम चलता होगा। हाँ, चोर जैसे वे दिखते भी नहीं थे। किसी के सामने उनकी आंखें नीची नहीं होती थी और दोनों का बर्ताव कुछ ऐसा शालीनता भरा होता था कि किसी को कुछ पूछने का साहस भी नहीं होता था। शालीनता के स्तर में कुछ गिराव कभी दिखता था तो दोनों भाइयों के आपस के व्यवहार में। यह नहीं कि आपस में वे लड़ते झगड़ते थे, इतना ही कि परसू हमेशा हरसू को ताने देता रहता था या जैसे भी संभव हो कोंचता रहता था। हरसू प्रायः दीन भाव से सब कुछ सह लेता था, लेकिन कभी कभी वह भी बिना अपना स्वर ऊंचा उठाए जला भुना उत्तर दे देता था। पछाई लोगों में ऐसी बातों पर फौरन तू तड़ाक और मारपीट की नौबत आ जाती है, और रिफ्यूजी तो और भी आसानी से जिस पर तिस पर हाथ छोड़ बैठते हैं। इसीलिए मोहल्ले वाले इन दोनों भाइयों के इस तनाव भरे सह अस्तित्व पर और भी अचंभा किया करते थे। खैर, जब हरसू ने अब नारंगियों की दुकान लगा ही ली है और परसू दुकान से कुछ दूर एक पुलिया पर बैठा हुआ बड़ी अवज्ञा से दुकान की ओर और हरसू की ओर देख रहा है। एक एक करके मोहल्ले के 2-4 बच्चे नारंगियों की दुकान के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। नारंगियों का आकर्षण तो है ही, लेकिन उससे अधिक इस बात का कौतूहल है कि दुकान हरसू की है। एक छोटी लड़की दूसरों से कुछ आगे बढ़कर एक हाथ से अपने झबले का छोर उठाकर मुंह में खोंचती हुई दूसरे हाथ से मानो अतर्कित भाव से नारंगियों की ओर इशारा करती है और फिर हाथ समेटकर टुकुर टुकुर हरसू की ओर देखने लगती है। लेगी? हरसू पूछता है। लड़की कुछ उत्तर दे इससे पहले परसू बड़बड़ाता है। हाँ, दे दे दे, दुकान उठाकर दे दे उसको, क्या ऐसे ही दुकान चलाएगा? हरसू भाई की बात को अनसुनी सा करता हुआ लड़की से कहता है, लेगी? तो जा घर से पैसे ले आना, 4-4 पैसे की एक है। तो ऐसे दुकान चलाएगा तू? छोटे बच्चों को फुसलाकर घर से पैसे मंगाकर मुनाफा करेगा? बच्चों को बिगाड़ते शर्म नहीं आती? भाइयों में झगड़ा हो रहा है या नहीं, बच्चों की समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे समस्वर से और तटस्थ भाव से झगड़ा होते उन्होंने कभी देखा नहीं है। लेकिन वातावरण में कहीं पर तनाव है, यह वे समझते हैं। लड़की एक बार हरसू और एक बार परसू की ओर देखती है।
और रुआसी सी हो जाती है। हर्षु एक क्षण के लिए उसकी ओर देखता है और फिर 2 नारंगियां उठाकर लड़की को दे देता है। ले, रो मत, ले जा, पैसे जब होंगे तब दे देना, नहीं तो न सही। परसु असंपृक्त भाव से आकाश की ओर देख रहा है, मानो उसने यह देखा न हो, न उसे इस सब से कोई मतलब हो। लेकिन वही समस्वर कहता है, हाँ हाँ, बाप का माल है, दे 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 दे, कल देखूंगा कहाँ से और माल लाएगा और दुकान चलाएगा। बड़ी फैयाजी दिखाने चला है, सब साले रिफ्यूजी जैसे घर के नवाब होते हैं। हर्षु एक बार भाई की ओर देखता है और फिर चुप लगा रहता है। लड़की चली जाती है। बोरिया झाड़कर फिर बिछा दिया गया है। नारंगियां कपड़े से रगड़कर चमका दी गई है। ऊपर नीम की पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनते हुए हर्षु सोचता है उसका दिन इसी के सहारे जैसे तैसे कट जाएगा। नारंगियों के आसपास 2-4 बच्चे फिर इकट्ठे हो गए हैं। नारंगियों का चाव तो चिरंतन है। दुकान के नएपन का कौतूहल भी अभी मिटा नहीं है। भीड़ क्यों करते हो बच्चों? नारंगियां लेनी हो तो घर जाकर पैसे ले आओ। परसू अपनी पुलिया पर से सुन रहा है। देखने की जरूरत उसे नहीं है। वह मानो अतीन्द्रिय चक्षुओं से सब कुछ देख लेता है, बल्कि सब कुछ पहले से ही उसका देखा दिखाया है। बैंक की एक रेखा उसके ओठों को तिरछा कर जाती है। बस इतना हर्षु देख लेता है। परसू जानता है कि वह देख लेगा। उसके द्वारा देखी जाने के लिए ही वह वहाँ तक लाई गई है। बच्चों की टोली में से 2-1 अलग होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लौटकर आता है। उसकी चाल ही बता रही है कि उसकी मुट्ठी में इकन्नी है। उसके पीछे पीछे 6 और अधनंगे बच्चे चले आते हैं और वे भी जानते हैं कि उनके अगुआ की मुट्ठी में पैसे हैं। पैसों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगुआ की मुट्ठी का पैसा आगे जो काम कर सकता है उसमें उनकी दिलचस्पी जरूर है। इकन्नी और नारंगी का विनिमय हो जाता है। बच्चा विजय से भरा हृदय और नारंगी से भरी मुट्ठी लिए हुए एक ओर हटकर नारंगी छीलकर खाने लगता है। दुकान पर जो करिश्मा होने वाला था वह हो चुका और वहाँ अब देखने को कुछ नहीं है। दूसरे बच्चों की आंखें हर्षु की साबुत नारंगियों से हटकर अगुआ के हाथ की छिलती हुई नारंगी पर अटक जाती है। कैसे उस नारंगी से फांक अलग होती है और धीरे धीरे उठकर अगुआ के मुंह में चली जाती है। कभी इधर उधर नहीं जाती। यह कितना बड़ा अचरज है। परसू गर्दन जरा एक और मोड़कर कहता है, अबे इन सबको भी कह देना घर जाकर पैसे ले आए। गाड़ कर रखे होंगे पैसे इन्होंने, सब लाकर तुझे दे देंगे। हर्षु तिलमिलाकर बच्चों से कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। एक बार बच्चों को सिर से पैर तक देखता है और आंखें झुका लेता है। बच्चे अधनंगे हैं। इसका ठीक अर्थ अब उसके मन में बैठता है। इन मोहल्ले में बच्चों का निचला आधे शरीर में तो यूँ भी कुछ पहनने का रिवाज नहीं है। इसीलिए अधनंगे का मतलब यही हो सकता है कि ऊपर का आधा शरीर भी ढका नहीं है। हर्षु आंखें झुकाए गट से थूक का एक घूंट निगलता है। थूक का स्वाद कुछ नहीं होना चाहिए, पर हर्षु के लिए वह घूंट कितना कड़वा है यह उसके दबे ओठों से दिख जाता है। हर्षु और परसू की खींचातानी की ओर बच्चों का ध्यान नहीं है। वे एक टक फांक फांक गायब होने वाली नारंगी के अचरज को ही देख रहे हैं। परसू कानूनी आंख से हर्षु को देखता है, मानो उसे तौल रहा हो। फिर मुंह बच्चों की ओर फेर लेता है। लड़के अपने साथियों को भी एक एक फांक दे दे। अगुआ की ओर उन्मुख होकर परसू का स्वर कुछ कम रुखा हो गया है।
साथियों के साथ बांट कर खाना चाहिए। अगुआ अगुआ है और इस वक्त नारंगी का मालिक भी है। परसू की ओर देखकर उद्धृत स्वर से कहता है, क्यों दे दूं? मैंने पैसे देकर नहीं खरीदी। परसू वहीं पुलिया पर लेटे लेटे मुंह दूसरी ओर करके थूकता है। अबे परसू, सुनी नवाबजादे की बातें? पैसे देकर खरीदी? पैसा तेरे बाप ने कहाँ से खरीदा है भला? लेकिन फिर परसू का स्वर कुछ धीमा होकर मानो भीतर को मुड़ जाता है। लेकिन बच्चे को क्या डांटना? बाप मिलता तो पूछता, कहाँ से ब्लैक करके कमाया है पैसे, और क्यों लड़के को अभी से ऐसा कमीनापन सिखाया है? फिर कुछ रुककर बदले हुए स्वर में, अबे हरसू, तू ही दे दे ना सबको एक एक नारंगी। देख बेचारे कैसे मुंह ताक रहे हैं। बच्चे को बेबसी सिखाना अच्छा नहीं होता। हरसू अचकचा कर भाई की ओर देखता है। बात निसंदेह उसी से कही गई है, लेकिन उसमें एक ऐसा अलगाव है कि उसका जवाब कोई भी दे दे या न भी दे, परसू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरसू जरा साहस बटोर कर कहता है, कहाँ से दे दूं सबको? फिर तू ही कहता है दुकान कैसे चलेगी और कल को माल कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? अबे बस यही है तेरा रिफ्यूजी का जिगरा। अबे जानता नहीं, हम सब लोग पीछे बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर आए हैं और देखता भी नहीं यहाँ भी कितनों ने फिर जायदादें खड़ी कर ली हैं। तू ही बता, पहली बार नारंगी खरीदने को पैसा कहाँ से आया था? या कि नारंगियां तेरे साथ माँ की कोख से जन्मी थी? हरसू चुप है। चुप में 100 विरोध समा जाते हैं। बोलते कुछ बनता नहीं है। अबे दे देना नारंगी। उन्हें ऐसे देखते देख तुझे तरस नहीं आता? शर्म नहीं आती? तू इंसान का बेटा है। तरस तो आता है परसू, पर पैसा कहाँ से आएगा? चल पैसे मैं दे देता हूँ, खिला सबको नारंगियाँ। परसू लेटे से आधा बैठा होकर अपनी फटी जेब टटोलता है और एक अठन्नी निकालकर हरसू की ओर फेंकता है। हरसू चुपचाप 6 नारंगियां उठाकर एक एक कर बच्चों को बांट देता है। बच्चे झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं। क्षण भर अंजुली भरे भरे अचकचाए से कभी हरसू की ओर और कभी नारंगी की ओर देखते हैं और फिर धीरे धीरे खाने लगते हैं। हरसू टाट के नीचे से टटोल कर एक दुअन्नी निकालता है और परसू की ओर बढ़ाता है। यह ले अपनी बाकी। क्या? परसू अजनबी सा कहता है, मेरी बाकी कैसी? तूने अठन्नी दी थी, 2 आने बाकी तेरे बच्चे की नहीं। मेरे 2 आने। मेरे 2 आने मेरे बाप के हैं। जा ये भी उस छोकरे को दे दे जो अपने पैसे से नारंगी खरीदता है। कह दे उसे जाकर यह भी अपने बाप को दे दे। हरसू दबे स्वर से कहता है, उसने क्या बिगाड़ा है? वह तो बच्चा है, बाप जैसा हो। हाँ हाँ बे, ठीक कहता है तू। अच्छा तो रख, सिगरेट पानी कर लेना, या नहीं आगे भी तो ऐसे बच्चे आएंगे, उन्हें दे देना, नहीं तो दुकान तेरी कैसे चलेगी? लोग भी क्या कहेंगे कि रिफ्यूजी बच्चा दुकान करने लगा तो दिल आत्मा भी बेचकर खा गया। हरसू बोला, तो तेरे 2 आनों से सदा व्रत चल जाएगा और 2 नारंगियां खिला दूंगा फिर? अरे तो हम मर तो नहीं गए हैं, साले रिफ्यूजी बनाया है तो हौसला रखना सीख। दिल बढ़ने से कोई नहीं मरता, उसके सिकुड़ने से ही मरता है। सब डॉक्टर साले चाहे जो बकवास करते रहें। हरसू दुकान करता है। आज उसने 7 नारंगियां बेची हैं और माल के 7 आने के अलावा 2 आने घेलुए में पाए हैं।
उसकी आंखें नारंगियों की तरह गूंगी और घुटी हुई हो गई है और उसके कान नीम की सरसराहट पर अनसुनते टिक गए हैं। और परसों के पहले कई बार ऐसे भी दिन आए हैं जब उसकी दोनों जेबों में दो दो अठन्नियाँ हुई हैं और उसने नहीं जाना कि क्यों। और ऐसे भी जब किसी जेब में कुछ नहीं है और वह नहीं सोचता कि तो फिर क्या। वह वहीं पुलिया पर फिर लेटकर नीम के ऊपर छाए आसमान की ओर देखने लगता है। आसमान जैसी ही खाली, गहरी और अंतहीन है उसकी आंखें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।